हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 5 हिंदी चैप्टर बहरूप कठपुतलियाँ। ये चैप्टर हमारे इंडियन कल्चर के बारे में है कि हम लोग पपेट्स, डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पपेट्स, तो कठपुतलियाँ हम लोग उसको बोलते हैं। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक बच्चा है रोहन, दादा दादी, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर गिवन राइट इन फ्रंट। नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर। रोहन: अरे दादाजी, दादी जी, आप क्या देख रहे हैं? यह नृत्य तो मेरे स्कूल में भी दिखाया गया था। नृत्य मतलब होता है डांस, नाच। दादाजी कहते हैं यह हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य है। प्रसिद्ध मतलब फेमस। रोहन: हाँ, यह तो मुझे पता है, यह कठपुतली नृत्य है, लेकिन हमारे स्कूल में जो कठपुतली नृत्य दिखाया गया था वह थोड़ा अलग था। उन कठपुतलियों के पैर नहीं थे, हाँ, लेकिन कपड़े ऐसे ही पहने थे। सो रोहन कम्स बैक फ्रॉम स्कूल और यहाँ पे वो टीवी में दादा दादी एक देख रहे हैं एपिसोड जहाँ पे कठपुतली का नाच दिखाया जा रहा है। तो रोहन आके बताता है कि मैंने भी देखा स्कूल में, विच वॉज स्लाइटली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट था? देखो, क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते हैं कि क्या क्या वह रोहन ने आके क्या बताया दादा दादी जी को, या दादी क्या देख रही थी। वो लोग राजस्थान की कठपुतली नृत्य देख रहे थे। समझ गई। वह कुंडेही थी, उड़ीसा की कठपुतली। क्या अलग अलग प्रदेश की कठपुतलियां अलग अलग होती हैं? बिल्कुल। भारतीय कठपुतली कला में धागा पुतली, कुंडेही, गोम्बेयट्टा, बोमालट्टम, छाया पुतली, तोगलू, बोमालट्टम, तोलू, बोमालट्टम, रावण छाया, पुत्तल नाच, जमपुरी, दस्ताना पुतली और पावाकूथू उल्लेखनीय है। मतलब जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं उसका मतलब हुआ उल्लेखनीय। दादाजी, इन सभी कठपुतलियों के बारे में विस्तार से बताइए, इन डिटेल। तो वो बोलने लगा रोहन की मुझे भी बताइए कि क्या क्या होता है। पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर मैं बताऊंगी। नाउ दादा दादी जी, मैं आ गया, आप बताइए। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द राजस्थान की कठपुतली, जिसकी ये फोटोग्राफ है। नाउ वो लोग बताते हैं कि राजस्थान की परंपरागत पुतलियों को कठपुतली कहा जाता है। इन पुतलियों का निर्माण मीन्स हाउ डू यू क्रिएट इट, काठ मतलब लकड़ी के एक टुकड़े को तराश कर किया जाता था। दादी काठ की बनी होने के बाद भी यह बहुत सुंदर दिखती हैं। तो दादी ने बोला क्योंकि इनकी साज सज्जा मतलब यू डेकोरेट देम किसकी तरह, गुड़ियों मतलब डॉल्स, लाइक यू आर सो फॉन्ड ऑफ फैंसी डॉल्स, तो इनको भी डॉल की तरह सजाया जाता है। और वेशभूषा मतलब द क्लोथ्स विच दे वियर, उसका स्वरूप राजस्थानी शैली में होता है। इनका मुंह अंडाकार, आंखें मछलियों के आकार और बड़ी बड़ी तथा बड़े बड़े होंठ आदि कुछ विशेष लक्षण हैं। ये पुतलियां पुछल्ला लहंगा पहनती, मीन्स जिसका एक टेल लाइक लहंगा पीछे की तरफ जाता है। पुतली का संचालक अपनी उंगलियों से बंधे धागों द्वारा उनका संचालन करता है। संचालक कौन होता है? जो उसको चलाता है। मीन्स अगर आपने देखा होगा किसी भी पपेट शो में भी ये लोग धागे से उसको डांस कराते हैं, या दे आर प्रेजेंटिंग सम स्टोरी विद द हेल्प ऑफ दीज, दे सिलेक्ट द कैरेक्टर्स, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पपेट्स एंड देन दे शो। तो अभी राजस्थान कठपुतली के बारे में अगर आएगा तो क्या लिखना होगा? इनका निर्माण काठ के टुकड़े से होता है। साज सज्जा गुड़ियों के समान होती है। वेशभूषा राजस्थानी शैली में होती है। मुंह अंडाकार, आंखें मछलियों के आकार की, होंठ बड़े बड़े, पुछल्ला लहंगा पहनती है। डिपेंडिंग अपॉन द से, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये जनरली 2-3 मार्क्स का होना चाहिए अगर ये डिटेल पूछा जाता है कि राजस्थान की कठपुतली के बारे में बताइए, उसका संचालन कैसे होता है। संचालन 1 मार्क, उंगलियों के बंधे धागों द्वारा उनका संचालन किया जाता है। अब रोहन ने बोला कि दादी जी, यह कुंडेही कठपुतली, ये वाली तो उड़ीसा की धागा पुतली कुंडेही कहलाती है। इस पुतली के पैर नहीं होते और यह हल्की लकड़ी से निर्मित होती है। सो द डिटेल्स हैव बीन गिवन हियर। ये पुतलियां भी राजस्थान की पुतलियों की भांति ही पुछल्ला लहंगा पहनती हैं। और इनमें भी अनेक जोड़ होते हैं जिससे इनका संचालन बहुत ही आसान हो जाता है।
पुतली संचालक एक लकड़ी के तिकोने फ्रेम को पकड़े रहता है जिस पर संचालन हेतु धागे बंधे होते हैं। इस पुतली पर उड़ीसा नृत्य के संगीत का गहरा प्रभाव दिखता है। तो इसका संचालन कैसे होता है? तिकोने फ्रेम, तिकोना मतलब होता है थ्री साइड्स, फ्रेम को पकड़ा रहता है जो इसको चलाता है और उसके ऊपर फिर धागे होते हैं। हमने राजस्थान में क्या पढ़ा कि डायरेक्टली वो धागों को पकड़ता है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रायंगुलर फ्रेम को लेके उसके ऊपर उसको बांधे होते हैं धागे और फिर वो उसका संचालन करता है। ओडिशी नृत्य के संगीत का, तो यानी कि जब वो लोग ये शो दिखा रहे हैं, जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें उड़ीसा का जो संगीत है उसका गहरा प्रभाव होता है। दादाजी आप भी कुछ बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिण भारत की कुछ कठपुतलियों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कर्नाटक, इसमें दक्षिण भारत की 3-4 कठपुतलियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कर्नाटक की धागा पुतली गोम्बेयेटा। ये पुतलियां अत्यंत सुसज्जित होती हैं। सुसज्जित मतलब बहुत अच्छी सी सजी हुई होती हैं। इनके पैर, कंधे, कोनी, कूले और घुटने जुड़े होते हैं। ये प्राय मतलब ये सब जॉइंट्स हो गए, राइट, ये सब जुड़े हुए होते हैं और ये आकार में छोटी होती हैं। सामाजिक परिवेश के अनुसार पात्रों के चरित्र उच्च और निम्न कोटि के होते हैं, मतलब कि एज पर द सोसाइटी। जैसे हम सोसाइटी में बहुत सारे देखते हैं उन पात्रों मतलब कैरेक्टर्स, तो ऊंचे कैरेक्टर्स और निम्न कोटि के, तो उस हिसाब से उनको बना के प्रेजेंट किया जाता है नाटक के रूप में। तो वो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि सोसाइटी के बेसिस पे इनको कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और संचालन कैसे होता है? फ्रेम से बंधे हुए। अब इसका भी फ्रेम से बंधे हुए 5 से 7 धागों से होता है। इस पुतली में लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का सुंदर समन्वय होता है। मतलब they are using the classical folk and the folk songs, संगीत म्यूजिक, जिसके अंदर हम जब ये प्रेजेंटेशन होती है तो इस चीज का जनरली हम लोग जब भी ये पपेट्स दिखाए जाते हैं जो किसी भी स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी स्टेट का जो फोक और क्लासिक संगीत होगा या नृत्य होगा उसके बेसिस पे दिखाया जाता है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो? दे आर ट्राइंग टू शो देयर ओन कल्चर एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। उसके बाद फिर वो गूगल तमिलनाडु की प्रसिद्ध पुतली के बारे में बताओ। अब वो गूगल से पूछ रहे हैं रेस्ट ऑफ द डिटेल्स कि चलो बताओ। तमिलनाडु की प्रसिद्ध पुतली बोमा लट्टम है। लकड़ी से बनी हुई इस पुतली में छड़ और धागे का प्रयोग एक साथ मिलता है। इसके संचालन के लिए धागे एक लोहे के रिंग से बंधे रहते हैं। यह आकार में बड़ी और भारी होती है। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 लाइन्स ईच स्टेट की, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, वो कठपुतली कैसे होती है देखने में, सबके फिजिकल अपीयरेंस और उसका संचालन कैसे होता है। तो अभी फिर वो गूगल को बोलते हैं कि हमें इसके बारे में बताइए। पावाकूथू क्या है? केरल के पारंपरिक पुतली नाटकों को देखो, अभी वो क्या बोल रहे हैं, पारंपरिक जो उनकी बहुत पीढ़ियों से चली आ रही हैं नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनकी जो कठपुतली का नाम है पावाकूथू। इस पुतली की लंबाई 1 से 2 फीट के बीच होती है। मस्तक तथा दोनों हाथ लकड़ी से बनाकर एक मोटे कपड़े से जोड़कर एक थैलानुमा आकार, थैला मतलब होता है बैग, में सिले जाते हैं। पुतली के चेहरे का रूप सज्जा के लिए रंग, चमकीले टीन के टुकड़े और मोर पंखों का उपयोग किया जाता है। देखो सब कठपुतलियां जो होती है ना एकदम डिफरेंट है, सब में डिफरेंट मटेरियल भी यूज हो रहे हैं स्टेट वाइज। अब दादी जी पूछ रही हैं आप क्या कर रहे हैं? दादाजी और गूगल ने दक्षिण की कठपुतलियों के बारे में बताया। दादी जी, अरे वाह, अब मैं तुम्हें पश्चिम बंगाल की पुतली कला पुत्तल नाच के बारे में बताती हूँ। इसका संचालन भी कास्ट से किया जाता है। तो देखो हमने सदर्न स्टेट्स किए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट। पश्चिम बंगाल की जो कठपुतली है उसको कास्ट मतलब अगेन लकड़ी, इसमें संचालक की कमर से बांस की टोपी बंधी रहती है तथा उस पर पुतलियों से जुड़ी छड़ें आधारित होती हैं।
संचालक गीत गाता हुआ संवाद बोलता है, संवाद मतलब डायलॉग्स, और मंच से के साथ बैठे हुए 3-4 संगीतकार ढोलक, हारमोनियम और झांझ बजाते हुए संगीत देते हैं। सो दीज आर ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले ऐसे ही हुआ जब होता था, और अभी भी जहाँ पे पुतली नाच दिखाया जाता है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये लोग बैठते हैं और बीच में संवाद डायलॉग भी बोलते हैं। सो presenting a story with the help of the characters shown through the कठपुतली। ओके, बिहार की पारंपरिक छड़ पुतलियां यमपुरी नाम से जानी जाती हैं। ये पुतलियां भी लकड़ी से ही निर्मित होती हैं। ये यमपुरी अनुभव आधारित, ये भी एक तरीके का बताया गया है कि कैसे ये पुतलियों से, कठपुतलियों के द्वारा ये कुछ कुछ स्टोरीज बताते हैं। ये एक एक्स्ट्रा थिंग है, नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर। रोहन, यमपुरी तो दादी जी, दस्ताना पुतली क्या होती है? हाँ, भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में लोकप्रिय है। दस्ताना पुतली को बुझा कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तक कपड़े, पेपर या लकड़ी से निर्मित किया जाता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकले होते हैं। वेशभूषा के नाम पर एक लहराता घाघरा होता है। इनके संचालन की विधि अत्यंत सरल है। तो ये तो हम बच्चों को कराया भी जाता है स्कूल में। फिंगर पपेट, दिस इज द मोस्ट इजी। कोई भी कैरेक्टर बना लो और अपना लगा दो फिंगर पे। यू कैन प्ले गेम्स विद दिस, क्रिएट अ स्टोरी एंड टेल। सो दिस इज वेरी नाइस। दादी जी, फिर तो कठपुतली चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि का संगम है। दादाजी, बिल्कुल सही समझा तुमने। इस कला के माध्यम से हमारे मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। देखो, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। इस कला के माध्यम से हमारे मन में अपनी सभ्यता और संस्कृति, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है, कैसे पता चलेगा? तो बहुत तरीके होते हैं बताने के। नॉर्मल स्टोरीज हो गई, नाटक हो गया, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप कठपुतली नाच देखने जाते हैं। पारंपरिक मनोरंजन में वर्षों से पुतली कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पारंपरिक मतलब होता है ट्रेडिशनल वे में हम कैसे एंटरटेनमेंट, व्हेन देयर वाज नो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। सो दे जैसे पुराने जमाने में नौटंकी हुआ करती थी, और नाटक मतलब एक जाते थे लोग टोली लेकर, वो लोग प्रेजेंट करते थे। तो उस तरीके से उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल वे ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट। तो वो पुतली कला का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान। ये हमारी दंत कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित होते हैं। कल्पना पर आधारित कथा, दंत कथा, और किंवदंतियों मतलब कि जो हमारे पूर्वज हमें स्टोरीज बताते हैं, जो चले आ रही हैं काफी जनरेशन से। ट्रू अनट्रू वो वी डू नॉट नो, राइट, बट स्टिल दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो वो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिसको प्रेजेंट किया जाता है इसके माध्यम से, कठपुतली। दादी जी, रोहन अब बहुत हो गई कठपुतलियों की जानकारी, अब थोड़ा शारीरिक विकास का काम भी कर लो। शाम हो गई है, पार्क में तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। जी दादी जी, अभी जा रहा हूँ, बाय दादाजी, दादी जी। तो ये बहुत ही, देखो, 1 मार्क क्वेश्चंस आर रिलेटिवली क्वाइट इजी। तुम्हें नाम पता होना चाहिए स्टेट का और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कठपुतली का। जैसे कुंडेही, ये सब नाम हम कर चुके हैं। फिर राजस्थानी कठपुतली कैसे होती है, अगेन जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ से कि उसका लहंगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, लहंगा एंड संचालन, दीज 3 थिंग्स। दोनों में ये क्या अलग थी जो रोहन और ने देखी और जो ओडिशा की थी? ये देखो, ये दोनों उन्होंने बोला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसके पैर नहीं थे।
पुत्तल नाच की संचालन विधि क्या है? पुत्तल नाच की संचालन विधि देखिए, ये पुत्तल नाच कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। उसकी संचालन विधि विधि यहाँ पे लिखी गई है। उसके कमर, उसमें संचालक की कमर से बांस की टोपी बंधी रहती है तथा उस पर पुतलियों से जुड़ी छड़ें आधारित होती हैं। इस तरह से उसका संचालन होता है, राइट। नाउ रोहन ने कठपुतली को चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि का संगम क्यों कहा है? मतलब एक कठपुतली को का जब नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का संगम होता है, मतलब मिलन होता है। मतलब आप ऐसे नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको संगीत भी चाहिए, नाटक भी चाहिए, वो नृत्य के फॉर्म में, मतलब डांस फॉर्म होता है जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो बनती कैसे है? पहले तो उसके लिए एक मूर्ति की आकार टाइप का होता है, आपने फेस बनाया, उसके ऊपर पेंटिंग की, ड्राइंग की, उसको ब्यूटीफाई किया, साज सज्जा की, तो चित्रकला और मूर्तिकला वहां पे हो गई। और प्रेजेंटेशन में अभी हमने पढ़ा था कि शास्त्रीय, लोक संगीत, ये सब कुछ डाला जाता है जब उसको आप प्रेजेंट करते हैं, और नाटक के रूप में उसको दिखाया जाता है, और जब वो हिलती हैं तो वो एक डांस फॉर्म, नृत्य लगता है, इसीलिए उसका संगम है। तो अब लिखेंगे कैसे? तो रोहन ने कठपुतली को इन सब चीजों का संगम कहा है क्योंकि कठपुतली में सुंदर चित्रकारी और रंगों का प्रयोग होता है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी सिंपल सो दैट याद रहे आंसर। बहुत फैंसी वर्ड्स लिख के कोई फायदा नहीं है, वो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे और याद भी नहीं रहेगा। मेक हिंदी ऑलवेज वेरी सिंपल। कठपुतली में सुंदर चित्रकारी और रंगों का प्रयोग होता है। उसका आकार और रूप मूर्तिकला जैसा होता है। यस, क्योंकि उसका जब आप उसको क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, तो उसको मूर्ति की तरह किया जाता है, तो उसका आकार और रूप मूर्तिकला जैसा होता है। उसकी हरकतें और बोलचाल नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें नृत्य और संगीत की भी भूमिका होती है। आई होप इट इज क्लियर। वेरी शॉर्ट एंड वेरी कॉम्पैक्ट वे। लिखने को और भी लिखा जा सकता है, लेकिन यही चीज को फिर आप डिटेल में आप लिख सकते हो कि मूर्ति जब कठपुतली को बनाया जाता है, उसको काठ से तराशा जाता है, काठ से बनाया जाता है, उसमें मूर्ति की तरह बनाया जाता है, चित्रकला की जाती है। अदरवाइज दीज 3 लाइन्स आर मोर देन सफिशिएंट। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग अगेन ऑन द मार्क्स। इतना अगर आप लिखोगे, दिस इज द बेसिक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड द आंसर इज कंप्लीट। अभी अगर आपके स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आए रिलेटेड टू दिस पिक्चर दी हुई है, उसको आइडेंटिफाई करो और एक कोई भी फीचर लिखो। तो कठपुतलियों को पहचानिए, नाम लिखिए, और फिर उसका कोई भी एक फिजिकल अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक, या फिर उसको कैसे संचालन किया जाता है। ये चारों यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे आपके चैप्टर में, तो आपको देख के आपको याद करनी पड़ेंगे। एवरीथिंग इज गिवन, राइट। अब हम आते हैं जो मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स कैन बी डन फ्रॉम द बुक, नथिंग दैट डिफिकल्ट, राइट। वन वर्ड आंसर्स। क्या लोक कलाओं को बढ़ावा देना जरूरी है? ना दिस इज समथिंग वेरी, यू कैन से मॉरल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हमने पहले किया, और ये वाला भी। क्या जरूरत है ये दिखाने की, कठपुतली नाच, या फिर उससे हमें क्या पता चलता है? तो डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया एंड आवर कल्चर। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, लोक कलाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इन कलाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं। कल्चर और अपने ट्रेडिशंस और जैसे वे ऑफ लिविंग, वो सिखाया जाता है हमारी संस्कृति में। तो किससे पता चलेगा? इन्हीं लोक कलाओं से पता चलता है। तो नहीं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम लोग ये देखना बंद कर देंगे तो हम भूल भी जाएंगे कि हम एक्चुअली कहाँ को बिलोंग करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम बोलते हैं ना कि संपत्ति जो आगे आने वाली जनरेशन्स को दी जाती है, तो ये भी उसी की तरीके से, और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है।
इन टर्म्स ऑफ धरोहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसी संपत्ति है जो पैसे से भी बढ़कर है। सो ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिन्हें बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ी को सौंपना हमारा कर्तव्य है। समझ में आया कि हम क्यों इन चीजों को, अब देखो बीइंग पेरेंट्स, व्हाई आर वी ऑलवेज गिविंग गुड वैल्यूज, गुड ट्रेडिशंस, हम लोग स्टोरी सुनाते हैं जो हमने सुनी है बचपन में, ताकि आप लोग एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। सो दीज टेल यू अबाउट दीज लोक कलाएं, ये लोक कलाओं के को जब हम बढ़ावा देते हैं, जैसे ये कठपुतली नाच, इससे हमें पता चलता है कि हाउ रिच आवर कल्चर एंड आवर पास्ट वाज, एंड दीज वी नीड टू गिव इट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हम ये मोबाइल और लैपटॉप से जो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है। तो दीज वी शुड ऑलवेज एनकरेज आवर इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन कल्चर, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसीलिए क्यों देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है और सभ्यता है, और यही सबसे बड़ी धरोहर है। सो आई रिपीट वंस अगेन, हाँ, लोक कलाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इन कलाओं के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते हैं। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है जिन्हें बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ी को सौंपना हमारा कर्तव्य है। ओके, these two are the important questions, otherwise the 1 mark will also do, right? Okay.